नमस्कार। आजकल आप देखिए इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र कितना ज्यादा चर्चा में है। यूनिवर्सिटीज में डिग्रियां हैं, बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, टेक फर्म्स में भी इकोनॉमिस्ट्स की जरूरत है और सैलरीज भी काफी ऊंची हैं। ये फील्ड बहुत जरूरी हो गया है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले इकोनॉमिक्स कोई अलग सब्जेक्ट था ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या था? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा था, और वो पॉलिटिकल इकोनॉमी भी मॉरल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस से ही निकली थी। मतलब जड़ें कहीं और थीं। तब सारा ध्यान किस पर होता था? शासक पर, उसके खजाने पर, साम्राज्य कैसे फैले, और हाँ, मर्केंटिलिस्ट नीतियां। मर्केंटिलिस्ट नीतियां मतलब भाई, अपना निर्यात बढ़ाओ, बाहर से माल कम मंगाओ, आयात कम करो। पूरी अर्थव्यवस्था को बस राजा या सल्तनत के फायदे के नजरिए से देखा जाता था। तो फिर ये फोकस बदला कैसे? मतलब आम आदमी, बाजार, इन सब पर ध्यान कैसे जाने लगा? हाँ, वो बदलाव आया कुछ खास विचारकों के साथ। नाम आपने सुने होंगे, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन बाप्टिस्ट से, थॉमस माल्थस। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को राजा के चश्मे से देखना बंद किया। तो किसके नजरिए से देखा? उन्होंने आम उपभोक्ता मतलब कॉमन कंज्यूमर और उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के नजरिए से सोचना शुरू किया। सवाल पूछे कि भाई लोगों की पसंद क्या है, ये बाजार, मार्केट, ये काम कैसे करते हैं। हाँ, मतलब चीजों की कीमतें कैसे तय होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड। बिल्कुल, सप्लाई एंड डिमांड, लेबर यानी श्रम, कैपिटल यानी पूंजी, वैल्यू, मूल्य क्या है, प्रॉफिट, मुनाफा कहाँ से आता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स पर बहस शुरू हुई। और इसी पूरी सोच ने, इसी बहस ने इकोनॉमिक्स को एक अलग साइंस, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया। इन्हीं शुरुआती विचारकों को हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। समझ गए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की सोच थी, ये असल में मानते क्या थे? अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इनके हिसाब से? देखिए, चलिए 1776 से शुरू करते हैं। एडम स्मिथ की वो मशहूर किताब आई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक तरह से क्लासिकल सोच का मैनिफेस्टो था। उनके मन में बड़े बुनियादी सवाल थे। वैल्यू कैसे बनती है, किसी चीज का मूल्य क्या है, बाजार कैसे चलते हैं, देश का डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास वो कैसे होता है, और इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए। और वैल्यू पर क्या सोचा उन्होंने? कीमत कैसे तय होती है? देखिए, उस वक्त स्मिथ और रिकार्डो जैसे थिंकर्स का मानना था, जिसे कहते हैं लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, ये क्या है? इसका मतलब था कि किसी चीज की असली कीमत उसमें लगे हुए इंसानी श्रम, ह्यूमन लेबर से तय होती है। सोचिए, ये उस जमाने में कितनी बड़ी बात थी। कीमत सोने चांदी से नहीं, मेहनत से जुड़ी थी। इंटरेस्टिंग। और बाजारों के बारे में, मार्केट्स? बाजारों पर एडम स्मिथ का वो सबसे फेमस आइडिया है, इनविजिबल हैंड, एक अनदेखा हाथ। हाँ, सुना है। इसका क्या मतलब था? मतलब ये कि जब हर इंसान अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो अनजाने में ही ऑटोमेटिकली पूरे समाज का भला हो जाता है। बस शर्त यह है कि बाजार आजाद हों, सरकार कम से कम दखल दे। लेजे फेयर। अच्छा। तो मतलब सरकार का रोल बहुत लिमिटेड। हाँ, बिल्कुल। और ये तो देश के अंदर की बात हुई। इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब देशों के बीच व्यापार पर भी इनकी सोच अलग थी। पहले वो मर्केंटिलिस्ट सोच थी ना? हाँ, कि बस अपना माल बेचो, बाहर से कुछ मत खरीदो। करेक्ट। उसके बिल्कुल उलट डेविड रिकार्डो ने दिया कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत। कंपैरेटिव एडवांटेज। हाँ, उन्होंने समझाया कि अगर हर देश उस चीज पर फोकस करे जिसे वो दूसरों से बेहतर या कम लागत में बना सकता है, मतलब स्पेशलाइजेशन करे और फिर आपस में ट्रेड करे, तो दोनों देशों को फायदा होगा। ये आज भी फ्री ट्रेड की बहस का आधार है। और कीमतें, मजदूरी वगैरह? वो मोटे तौर पर सप्लाई और डिमांड से तय होती थी उनके हिसाब से। मजदूरी अक्सर सबसिस्टेंस लेवल के आसपास रहती थी, मतलब बस गुजारा करने लायक। और बेरोजगारी, उसे वो ज्यादातर टेम्पररी मानते थे, अस्थायी। और सरकार का काम फिर क्या था अगर बाजार सब खुद कर रहा है तो? बहुत सीमित। संपत्ति की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, देश की रक्षा और कुछ पब्लिक गुड्स जैसे सड़कें वगैरह बनाना। बस बाजार में दखल नहीं देना। विकास कैसे होगा? कैपिटल एक्यूमुलेशन से, यानी बचत करो और उसे टूल्स, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो। सुनने में तो ये सब बड़ा लॉजिकल लगता है। हाँ, पर असल दुनिया तो हम जानते हैं इतनी सीधी नहीं चलती।
तो इन क्लासिकल विचारों की सीमाएं क्या थीं, लिमिटेशंस? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तरक्की तो हुई, लेकिन साथ ही भयानक असमानता, इनइक्वालिटी भी बढ़ी। यहाँ क्लासिकल थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। पर सबसे बड़ा झटका वो लगा 1930 की ग्रेट डिप्रेशन से, महामंदी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कारोबार ठप, बैंक फेल, करोड़ों लोग बेरोजगार। हाँ, वो तो भयानक दौर था। और क्लासिकल सोच ये समझा नहीं पाई कि ये हुआ क्यों और इतने लंबे समय तक चला क्यों। उनका वो मानना कि बाजार खुद ठीक हो जाते हैं, सेल्फ करेक्टिंग मार्केट्स, वो गलत साबित हुआ। और वो सेज लॉ कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना लेती है, वो भी फेल हो गया। सेज लॉ काम नहीं आया। पता चला कि एग्रीगेट डिमांड मतलब अर्थव्यवस्था में कुल मांग, उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसे क्लासिकल सोच ने कम करके आंका था। और बेरोजगारी, जिसे वो टेम्पररी मानते थे, वो सोच भी टूट गई। मंदी में लाखों लोग काम करना चाहते थे, कम मजदूरी पर भी तैयार थे, पर काम था ही नहीं। ये टेम्पररी या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और हाँ, बढ़ती असमानता पर भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। तो फिर यहाँ से बदलाव आया। हाँ, यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया हीरो आया मैदान में, जॉन मेनार्ड केन्स, और उनकी 1936 की किताब द जनरल थ्योरी। इसने सब कुछ बदल दिया। केन्स ने क्या कहा? केन्स ने कहा कि भाई, अर्थव्यवस्था को चलाती है एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग। अगर मांग गिर जाए, जैसे मंदी में होता है, तो बाजार अपने आप ठीक नहीं होंगे। सरकार को आगे आना होगा, उसे हस्तक्षेप करना होगा। कैसे हस्तक्षेप? खर्च बढ़ाकर, सरकारी नौकरियों से, मॉनेटरी पॉलिसी से। उनका मंत्र था स्टिमुलस, तो कटौती नहीं। इसी सोच को कीनेजियनिज्म कहा गया। तो केन्स ने क्लासिकल सोच को सीधी चुनौती दी। क्या और भी आलोचनाएं थीं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की? हाँ, और भी थी। जैसे वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू थी ना, उसकी जगह धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ने ले ली, कि चीज की कीमत उसकी उपयोगिता पर भी निर्भर करती है। फिर वो जो मानते थे कि इंसान हमेशा रैशनल फैसले लेता है, उसे बाद में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ने चैलेंज किया। और पर्यावरण जैसे मुद्दे, उन पर तो क्लासिकल सोच लगभग चुप ही थी। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद क्या क्लासिकल इकोनॉमिक्स आज सिर्फ हिस्ट्री बन गई है, या इसकी रेलेवेंस आज भी है? नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं है। क्लासिकल विचार आज भी जिंदा हैं। हाँ, नए रूपों में। जैसे ऑस्ट्रियन स्कूल के विचारक हैं हायक, मीजेस। ये आज भी फ्री मार्केट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट के बड़े समर्थक हैं। इनकी जड़ें क्लासिकल सोच में ही हैं। या फिर 1970s में सोचिए, स्टैगफ्लेशन आया, महंगाई भी और मंदी भी एक साथ। तब केन्जियनिज्म पर सवाल उठे और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का दौर आया। ल्यूकस, सार्जेंट जैसे इकोनॉमिस्ट ने फिर से रैशनल एक्सपेक्टेशंस और बाजारों के सेल्फ करेक्टिंग नेचर पर जोर दिया। अच्छा, मतलब ये बहस आज भी चल रही है एक तरह से। लिमिटेड गवर्नमेंट वर्सेस इंटरवेंशन। बिल्कुल। फ्री ट्रेड जो कंपैरेटिव एडवांटेज पर आधारित है, मार्केट एफिशिएंसी की बहस, लिमिटेड गवर्नमेंट या फिस्कल कंजर्वेटिज्म, ये सब आज भी इकोनॉमिक्स की बड़ी बहसों के कोर में हैं। और एडम स्मिथ का वो इनविजिबल हैंड, वो तो आज भी आपको हर डिस्कशन में सुनने को मिल जाएगा। असल में क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने हमें वो भाषा दी, वो स्ट्रक्चर दिया, वो बुनियादी सवाल दिए जिनसे हम आज भी धन, मूल्य और समाज के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। ये नींव है एक तरह से। कमाल है। तो मतलब अगली बार जब हम बजट, टैक्स, ट्रेड डील्स या बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में सुने, तो ये याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत पुरानी, करीब 250 साल पुरानी बातचीत की ही गूंज है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद सुनने वाले इन बहसों को शायद एक नए, थोड़े गहरे नजरिए से देख पाएंगे। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एडम स्मिथ आज जिंदा होते, तो हमारी आज की दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था, इसकी तरक्की, इसकी चुनौतियां, इन्हें देखकर वो मुस्कुराते या शायद कुछ गंभीर सवाल उठाते? इसी सवाल के साथ अगले अंक तक के लिए विदा लेते हैं। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।